जय सेवा सेवा जोहार सगाजन। मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और तुरंत हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक ये है कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के सत्संग में कोई हमारे समाज की महिला उठ के बोल रही थी और उनके बोलचाल में से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं हमारे पेन पुरखा इसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन की। और डिस्कशन से ये पता चला कि एक तो वो उसके बारे में खुद बहुत ज़्यादा तो जानते नहीं हैं, लेकिन उनका ये मानना था कि ये जो आदिवासी या बाकी ट्राइबल लोगों की जो पार्टियां हैं वो कहीं से किसी दूसरे धर्म से घूस लेती है, पैसा लेके करती है, ये उनके अंदाजे थे। और ये बयानबाजी जो हुई है इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें बातें रखना चाहूँगा। मेरा एंगल अलग होता है, मैं बातें हमेशा क्लियरली करता हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को पूरा सुनने से पहले कोई भी अंदाज़ा, कोई भी अपना मत इस वीडियो पे मत दीजिएगा। देखिए, हर जगह पे किसी को भी अपने पार्टी के, अपने किसी भी झंडे को पकड़ने के लिए उनको लोग चाहिए होते हैं। और ऑब्वियसली SC ST OBC उसमें होते हैं। और हम कितना भी बताएं यहाँ से, हमारे लोग जाते हैं और करते, वो उनकी पसंद है, क्योंकि संविधान उनको पूरा अधिकार दे रहा है। जैसे हमारी दीदी खड़ी हुई थी और उसने माइक हाथ में पकड़ा था और कहा था कि 20-30 साल पहले कुछ अलग होता था, अभी कुछ अलग हो रहा है। तो इस पे बाकी जो मंच पे थे और बाकी लोग थे रिएक्ट हुए हैं। और उस दीदी ने कहा कि उनका ही पुजारी होता है, उनका ये होता है। मरकाम दादा का उस दीदी ने नाम लिया। और वो डिस्कशन का वीडियो हमारे देवरान भलावी जी ने डाला है। और उसके बाद तुरंत समाज ने इसका विरोध भी किया, समाज के द्वारा इसका निषेध किया गया। हमारे भाई तिरुमल देवरान भलावी जी भी, इन्होंने भी वीडियो बनाकर इसका निषेध किया। और आगे चलकर समाज इसका प्रखरता से विरोध करेगा और इसके हम साथ हैं। सीधी आज बात करूंगा, मैं बहुत शालीनता से लेता हूं, लेकिन इस वीडियो को मैं उतनी शालीनता से नहीं लूँगा। हमारी जो दीदियाँ हैं, बहुत सारे, जैसे कि वहाँ पे उस वीडियो में ब्रेन वॉश की बात की गई। ब्रेन वॉश होता क्या है? एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर एक ही तरीके से बताए जाना और फिर उसके दिमाग में बैठा देना, इसका दूसरा नाम है हैमरिंग। हम बच्चों पे भी यही करते हैं। उनको ABCD पढ़ाना है तो डेली उसको, डेली बेसिक पे उसको याद दिलाते हैं, हैमर करते हैं, हैमरिंग करते हैं। और फिर एक दिन बच्चा ना बताते हुए आपके सामने ABCD पूरी तरीके से बोलने लगता है। यही चीज़ें समाज के साथ की जाती है। और उस समाज के साथ ज़्यादा होती है जो समाज कम पढ़ा लिखा है, जो समाज कम लोगों में आता जाता है, जो समाज कम हाई लेवल पे है। और ऐसे समाज के साथ ही ऐसा होता है। और यही अपने समाज के साथ हो रहा है। अभी मेरी दीदी जहाँ पे वो बोल रही है, वो दीदी का बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि दीदी को अपने हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पता नहीं है और इसलिए दीदी ऐसा बोल रही है। मैं सबसे एक सवाल करूँगा, 150 साल यहाँ पे अंग्रेज़ों ने राज किया। कितना? 150 साल। 150 साल यानी 50 साल की एक पीढ़ी पकड़ लो तो 3 पीढ़ियाँ निकल गई। 3 पीढ़ियाँ चली भी गई, फिर भी हमारे लोग आज़ादी के लिए लड़ ही रहे थे। स्टार्टिंग में भी लड़े थे, सेकेंड पीढ़ी में भी लड़े, थर्ड पीढ़ी में भी लड़े, लेकिन आज़ादी आने तक हमारे लोग लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि ये हमारा जीवन नहीं है, ये हमारी आज़ादी भी नहीं है, तो हमें लड़ते रहना है जब तक हमें आज़ादी मिल नहीं जाती। और फिर 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। तो क्या अंग्रेज़ों के काल में जो शोषण और जो नियम कानून होते थे, उसी को आज आप बताएंगे, है ना? वही है सही, वही है सही, ऐसा बताएंगे। कुछ कानून सही थे, कुछ गलत थे, है ना? तो हम कर क्या रहे हैं? देखिए, मैं 20 साल की वो दीदी ने बात की, मैं बता रहा हूँ 60 से 70 साल की बात। 60 से 70 साल पहले यहाँ पे धर्मों का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से बढ़ गया था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि तब भी धार्मिक एजेंडा बहुत ज़्यादा था, आदिवासी क्षेत्रों में जा चुका था, पहुँच चुका था। तो नॉर्मली है कि आपके क्षेत्र में चर्च बने होंगे, आपके क्षेत्र में मस्जिद भी बने होंगे, आपके क्षेत्र में मंदिर भी बने होंगे, आपके क्षेत्र में रामायण भी पढ़ी जाती होगी, आपके क्षेत्र में अल्लाहू अकबर भी बोला जाता होगा। और आपके क्षेत्र में क्रिश्चियन जो लोग हैं, क्योंकि वो इंडिया में आ चुके थे, उन्होंने अपना स्टेज, अपना बेस बना लिया था। इस बात को हम मानते हैं। और उस काल की अगर आप बात करें दीदी, तो आप गलत हैं। आप उस काल को पकड़ के चलेंगे, आपका जो
मेन काल है। जैसे बड़ा देव अभी नहीं आया है। दीदी आपने जो कहा है बड़ा देव अभी नहीं आया है, बड़ा देव का कंसेप्ट बहुत ही पुराना है। इसके लिए दीदी आपने पढ़ा नहीं, मैं बताता हूँ आपको। राजगोंड्स ऑफ आदिलाबाद नाम की एक किताब है जिसको एक अंग्रेज़ प्रोफेसर ने लिखा, और आपको पता है अंग्रेज़ प्रोफेसर ने और उसके पत्नी ने यहाँ पे रहते हुए, वो मरलावाई नाम के गांव में रहते थे और उन्होंने यहाँ पे गोंडी सीखी, गोंडी भाषा को सीखा। आखिरी उन्होंने गोंडी समाज से मांगा कि हम मरने के बाद हमारा भी जो नेंग है, रिचुअल है, वो आपके हिसाब से करो। एक तो वो अंग्रेज थे, दूसरी बात वो यहाँ पे रूल था उनका, लेकिन वो इस समाज की भाषा सीखते हैं, उस समाज पर इतना मोटा सा किताब लिखते हैं जो बहुत बढ़िया है, और फिर वो कहते हैं कि मैं मरने के बाद मेरा जो अंतिम नेंग है वो गोंडी लोगों के परंपरा के अनुसार हो। और जब वो मर जाते हैं तो उनका बच्चा उस देश से आता है और यहाँ पे आने के बाद गोंड समाज में मांदी होती है, और फिर उन प्रोफेसर ने समाज के लिए बड़ी किताब लिखी। उनका योगदान समाज के लिए है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गोंड लोगों को पढ़ाया भी था, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थी, और इसलिए गोंड समाज ने उनका पेन करसाड़ किया। क्या आपको पता है? नहीं है। उस बुक में ये लिखा है दीदी कि हज़ारों सालों से पेरसा पेन फड़ा पेन होते हैं। दीदी मैं ये किताबों की बातें बता रहा हूँ आपको, और ऐसी बहुत सारी जो दीदियाँ होंगी वो भी इस वीडियो को सुने कि परसा पेन फड़ा पेन यह जो कंसेप्ट है यह भगवानों वाला कंसेप्ट नहीं है। और इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या फिर अन्य जो आदमी जानता है कि मैं एंशिएंट हूँ, मेरी भाषा एंशिएंट है, वो आदमी इन चक्करों में नहीं पड़ेगा। और यही दिक्कत हो रही है कि हम अपनी दीदियों के पास नहीं पहुँच पा रहे अपने कल्चर हिस्ट्री को लेकर। और इसीलिए जो भी आसपास में, जैसे कि हमारा घर 10 घरों के बीच में है, आजू बाजू के घरों में जिस भी धर्मों का पालन होता है, जिस सन त्यौहार किए जाते हैं, उसका प्रभाव उस घर पे पड़ेगा। और फिर बाजू वाली महिला अगर नई साड़ी पहन के कहीं पे जा रही है तो हमारी भी महिला निकल के चली जाएगी, है ना। तो ये प्रभाव होता है आसपास के माहौल का, और यही प्रभाव है जो दीदी हमारी बता रही हैं। देखिए पूजा करने की बात आई थी, तो पूजा करने की जब बात आई तो शास्त्री जी ने कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से ये समझ में आता है, अरे ये अपनी पूजा खुद ही करते हैं। क्योंकि हमारी पूजा पंडित को समझ में ही नहीं आएगी, ना पंडित को गोंडी आती है। अगर पंडित जी के हाथों से अगर वो पूजा करना चाहे हमारा समाज, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे समाज में फड़ा पेन, पेरसा पेन, खैरोदाई, भीमाल पेन, ये कंसेप्ट है, जंगोदाई का कंसेप्ट है। तो पंडित जी आके ना उनको गोंडी आएगी, ना वो पेन की हिस्ट्री को जानते हैं कि कौन सा पेन क्या है, तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए हज़ारों सालों से अपने पेन पुरखाओं के, अपने समुदाय के लोग पूज रहे हैं ना। एक पर्टिकुलर समुदाय होता है या फिर एक पर्टिकुलर वर्ग होता है जिन्हें हम भूमिका कहते हैं, और वही तो आके यहाँ पे गोंगो करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जब मैं वो वीडियो देखने के बाद 4-5 वीडियो कंटिन्यूसली देखा, तब समझ में आया कि शास्त्री जी का एक मेन उद्देश्य ये है कि वो आदिवासियों के बीच सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। वेरी गुड, बढ़िया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आदिवासियों का भला चाहते हैं। तो देखिए, जब आपका एक दोस्त, आप शहर में हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, थोड़ा सा बचा रहे, आपके पास अच्छा रहने के लिए, आपके पास खाने पीने के लिए सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन आप गांव जाते हैं तो आपका एक दोस्त है जो गांव में गरीब है, हाथ पे ला के मुँह पे खा रहा है, तो उस दोस्त को आप जाके कथा सुनाएंगे या रोटी देंगे, ये बताओ। तो आप अगर आदिवासियों का भला चाह रहे हैं तो उनसे पूछिए दिक्कत क्या है। एक वीडियो में हमारे एक दीदी ने बोला था कि ज़मीनों की बहुत बड़ी दिक्कत है, ज़मीनें हाथ से छूटती जा रही है। पॉइंट नंबर 2, जंगल हाथ से छूटता जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, टाइगर जोन के मार्फत गाँव को उठाया जा रहा है। पॉइंट नंबर 4, आदिवासियों को जो विरोध करता है उनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है। हसदेव को आज भी तहस नहस किया जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों के बारे में आप अगर उनको नहीं पूछेंगे, उनके दर्द को महसूस नहीं करेंगे, उनकी कल्चर को अगर नहीं समझेंगे, तो क्या हित कर रहे हैं आप लोग? आप जो कथा बता रहे हैं उस कथा में भी अच्छा मैसेज मिलता है, लेकिन हमारी कथा है कौन सुनेगा, है ना? हमारा कल्चर हिस्ट्री कौन सुनेगा? क्या आप वीरांगना रानी दुर्गावती को जानते हैं? क्या आप इनमें बसते हैं वो कुपार लिंगो जिन्होंने गोत्र व्यवस्था बनाई, क्या उनको जानते हैं? क्या हीरा सुका लिंगो जिन्होंने पाटा के द्वारा इतिहास यहाँ तक पहुँचाया, क्या आप उनको जानते हैं?
कलियादाई को जानते हैं या जंगोदाई को जानते हैं? क्या पेन व्यवस्था है उनमें? क्यों ऐसे 5 सगा, 6 सगा, 7 सगा ऐसे लोग बोलते हैं? दीदी के बोलने के अनुसार ऐसा लगता है कि दीदी को ये जो है माहौल पूरा पसंद है और दीदी उसमें पूरी इन्वॉल्व है। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप वहाँ से निकल आए या कुछ, वो आपका अधिकार है, लेकिन मैं यही बताऊँगा कि अगर आगे चलकर आपको ये सवाल सताने लगे, मैं कौन हूँ, मेरा कल्चर क्या है, मेरे सिस्टम क्या है, तब आप उस सवाल के जवाब ढूंढेंगे और आपको उस जवाब में बहुत कुछ मिलेगा और फिर हमें ही अपने स्वभाव पे शर्म आएगी। आप अगर इस हमारे मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते तो मत करिए, है ना। मैं भी यही कहता हूँ अपने वीडियो में। जो भी युवक है वहाँ, देवरान भलावी जी है, बबीता कश्यप जी है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अपने कल्चर सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उनके पैर भी ना खींचिए। आपने मरकाम दादा का वहाँ पे जिक्र किया। मरकाम दादा कौन है आपको पता है? मरकाम दादा एक आवाज़ है, बुलंद आवाज़ है गोंडवाना की। जो समाज यहाँ पे गोंड राजा बोल के यहाँ पे राज कर रहा था, उसके बाद बहुत सारी नौबतें आई और उस नौबतों में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। फिर गोंडवाना, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारा फड़ा पेन, हमारा पेरसा पेन, ये गांव-गांव में बचा हुआ था। भाषा भी गांव-गांव में बची हुई थी, बाकी तो नेस्त नाबूद होने के कगार पर थी। और ये जो 100 साल गए हैं, ये 100 सालों में बहुत ज़्यादा इस कल्चर को दिक्कत आई है। अब हमारे जैसे बच्चे पढ़ने लगे और बताने लगे हैं तो और अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है। तो मरकाम दादा कौन है अगर ये सवाल है? मरकाम दादा वो आवाज़ है जो गोंडवाना के लोगों को कोई तुर बनाते हैं। मरकाम दादा और कंगाली दादा ने बहुत बड़े डिस्कशन पे ये बात करी और मरकाम दादा भी जब चुन के आए थे और उसके बाद मरकाम दादा को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर बड़ा हो जाऊंगा तो अकेले हो जाऊंगा, अगर मैं समाज को बड़ा करूंगा तो समाज भी आगे चले। और इसी की वजह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नाम की पार्टी उन्होंने यहाँ पे शुरू की। और इस पार्टी का मकसद ये नहीं है, इस पार्टी का मकसद ये भी नहीं है कि सिर्फ वो गोंड लोगों को जोड़ते हैं। गोंडवाना यह लैंड का नाम है, क्षेत्र का नाम है। गोंडवाना यह जाति के नाम से उस पार्टी का नाम नहीं है। यहाँ पे SC ST OBC को एक करने की कोशिश इस पार्टी के द्वारा की जाती है हर जगह पे। और ये कोशिश जो बुद्धिजीवी जानते हैं, अभ्यास करते हैं और समझते हैं, वो इससे जुड़ भी रहे हैं। 14 जनवरी को आप अमरकंटक जाके देखिए, मरकाम दादा कौन है आपको पता चल जाएगा। उस एक व्यक्ति के नाम के लिए लाखों की भीड़ घंटों में वहाँ पे उमड़ जाती है। ये है मरकाम दादा का नाम। इसलिए समाज आज भी मरकाम दादा और कंगाली दादा को सलाम करता है। ऐसे शास्त्री जी बहुत आएंगे, टिप्पणियाँ भी करेंगे और लोगों में ये भी कहते फिरेंगे कि ये वैसा है, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। देखिए, संविधान आपके साथ है, आप किस धर्म में, किस कौम को मानते हैं, वो आपका पूरा अधिकार है। लेकिन मेरा ये बताने का मकसद है कि आप अपने कल्चर और सभ्यता को समझ के चलिए। देखिए, एक पीढ़ी, आपकी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी तो आज है, 20-25 साल में हम निकल जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होगी मैं आगे बताता हूँ। जैसे वैलिडिटी होती है हमारे समाज में, है ना, वैलिडिटी करते हैं हम लोग, तब जाके गवर्नमेंट को हम बता पाते कि हम ये ट्राइब है ना। तो ये बताने के लिए वहाँ पे वैलिडिटी में बहुत सारे नियमों को आगे चल के लगा दिया जाएगा। वैलिडिटी तभी होगी जब आपको अपनी भाषा आएगी। वैलिडिटी तभी होगी जब आपको अपने पेन व्यवस्था को बताना आएगा। वैलिडिटी तभी होगी जब आप कुछ तो अपने समाज के बारे में जानते हो, क्योंकि वो बैठा हुआ बंदा ये समझेगा आपको कि आप सही हैं या बोगस है, नकली हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं आता है तो फिर वो समझ जाएगा कि ये नकली बंदा है। फिर यानी आप असली होने के बावजूद भी नकली बन जाओगे। और यही सही अगर बताना है तो आपको इतना तो जानकारी रखनी पड़ेगी कि आपकी भाषा क्या है, कल्चर क्या है। आपको पेरसा पेन पूछा जाएगा, आपको कोई अलग अद्भुत चमत्कारिक देव नहीं बताया जाएगा। समझाने का मतलब क्या है कि इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। हमें तो पता है, इस पीढ़ी को तो पता हो गया है, लेकिन आगे आने वाली जो मेरी बेटी है या उनकी जनरेशन है, उनको बहुत दिक्कत आने वाली है अगर हम ऐसे चक्रों में फंसते जाएंगे। तो 2 लाइन हम शास्त्री जी के लिए भी बोलना चाहते हैं। देखिए शास्त्री जी, आप अपने ग्रंथ को, अपने धर्म को बहुत बढ़िया से मानते हैं। तो शास्त्री जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर उनके कोई व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं तो बड़े शांति से इसको देखें और समझें कि देखिए, आपका नज़रिया ये है कि आपके किसी ग्रंथ या सनातन व्यवस्था से आदिवासियों का ताल्लुक़ है, ये आप हमेशा ही अपने मन से बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो युवा लोग हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, और जो युवा लोग हैं जो अनेक विषय पे हम अपनी राय रख रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि देखिए शास्त्री जी, आप कितना भी खुद को प्राचीन कह लें, आप सभी से प्राचीन बन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सबसे प्राचीन है ट्राइबल कस्टम,
है ना। ट्राइबल लोग हैं यहाँ रहने वाले, आप वनवासी बोलते हैं, लेकिन ये वनवासी वर्ड भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा कोई वनवास नहीं था, देखिए हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी, वो जंगल ही हमारा सर्वस्व है, तो क्या वनवास, हम यहाँ के ट्राइबल हैं, मूलवंशी लोग हैं। तो जब आप ये मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहले आए, तो हम लोग यहाँ पे पहले आए, तो मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे पहले अगर हम लोग आए, गुफा में रहे, गुफा में ऐसी कोई भाषा नहीं थी, और धीरे धीरे वो भाषा डेवलप हुई है। इसलिए रॉक पेंटिंग में, इसलिए हम गुफा कंदरों में रॉक पेंटिंग निकालते थे, यानी शैल चित्र निकालते थे। अगर वहाँ पर कोई भाषा अवगत होती तो हमने ग्रंथ लिख लिए होते, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, जब गांव व्यवस्था आई, नार व्यवस्था आई, उसके बाद धीरे धीरे जो बोली थी वो भाषा में कन्वर्ट हुई। जो सिर्फ मुंह की बोली थी वो धीरे धीरे भाषा में कंप्लीट हुई, और वहाँ से धीरे धीरे लिपियाँ बनना शुरू हुई। लिपि बनने के बाद भी बहुत बड़ा काल चला जाता है। आपके पास आज हिंदी, मराठी या अलग भाषा में ग्रामर अवेलेबल है, तो आप झटके से 1 मिनट में बैठ के एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन उस काल में जो भाषा बनी, उसकी लिपि धीरे 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 डेवलप हुई। इसके लिए भी 200 से 300 साल का जो काल है वो निकल गया, और फिर उसका ग्रामर बना कि फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, कौन सा कहाँ लगेगा, उकार कहाँ लगेगा, मात्रा कहाँ लगेगी। और ये सब लिपि प्रगल्भ होने के बाद ही किसी लेखक ने इस कथा को लिखा होगा, है ना। आप इस चीज़ को तो मानते होंगे, हर कोई मानता है इंडिया का। तो जब ये कथा तब लिखी गई होगी जब एक बृहद समाज बना होगा, उसकी भाषा और लिपि बनी होगी। जब पेट का सवाल होता है ना, इंसान कुछ नहीं करता। यानी ये तब के हैं जब हमारे पेट का प्रश्न है वो थोड़ा सा छूट चुका था, हम खेतीबाड़ी करने लगे थे, अनाज घर में पड़ा हुआ था, उस काल की ये चीज़ है। और इसीलिए हम जो ट्राइबल युवा हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो समाज है वो उसके भी हज़ारों साल पहले का है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कल्चर कस्टम से अनेक नदियाँ निकली हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, हमारी ही नदी से, हमारे ही समुदाय से अलग बटा होगा। तो हम ये मानते हैं कि दुनिया में धर्म हो सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा ये धर्म है, वो धर्म है, लेकिन हम मूल नदी है जहाँ से ये सारे धर्म निकले हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी और ट्राइबल आदमी जो है वो किसी भी धर्म से बिलोंग ही नहीं करता। समझ रहे? तो ये जो चीज़ है, ये हम पूरा पढ़ने के बाद आपको बता रहे हैं कि हम किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, किसी काल्पनिक स्टोरी से बिलोंग नहीं करते। तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने इसको समझा है। और रही बात भगवानों की, तो एक भी भगवान गोंडियनों में एक भी भगवान काल्पनिक और आश्चर्यकारक नहीं है। उदाहरण के तौर पर जिसे आप परसापेन और फड़ापेन कर रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो कंसेप्ट है, जिसे ऊर्जा का कंसेप्ट कहते हैं। जैसे आपके आसपास में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी ऊर्जा है। एक ऊर्जा आ रही है, एक ऊर्जा जा रही है। कोई कीड़ा मर रहा है तो उसकी ऊर्जा निकल रही है, कोई जन्म ले रहा है तो उसकी ऊर्जा संचार हो रही है। यानी ये जो सर्कल जो चल रहा है ऊर्जाओं का, जाने आने का सर्कल, ये चल ही रहा है हज़ारों सालों से, लाखों सालों से। तो ये सर्कल है, इस सर्कल के समूह को हम परसापेन फड़ापेन बढ़ादेव बोलते हैं। आप जाइए कहीं पे, आपको जय सेवा सिंबल के बिना कहीं पे भी बढ़ादेव और परसापेन का, फड़ापेन का फोटो नहीं मिलेगा। वो ऐसी एक शक्ति है जिसको हम तस्वीर में उतार ही नहीं सकते। अगर उस शक्ति को हम किसी इंसान का चेहरा दे देंगे तो हम मूर्ख हैं फिर, है ना। जो सर्वोच्च शक्ति इस प्राकृतिक पर्यावरण को चला रही है, क्या उसको हम एक तस्वीर में बांध सकते हैं? और इसीलिए ट्राइबलों के आप पेन देखते हैं, कहीं पे भी छत नहीं होती, जहाँ पे है मिट्टी है, झाड़ है, कहीं पे भी है, वहीं पे उनका पेन हो जाता है। प्राकृतिक है, नेचुरल है। और इसलिए ये कंसेप्ट भिन्न है। और शास्त्री जी, अगर आपको इतना ही लगता है आदिवासियों के बारे में, आप अंदर से जूझ रहे हैं, तो ये जो मैंने सवाल पूछे हैं कि उनके जंगल उजड़ रहे हैं, उनकी ज़मीनें उजड़ रही है, उनके बेटियों पे बलात्कार होता है तो कोई FIR दर्ज नहीं करता। जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही है। यहाँ तक कि कुछ बच्चों को नक्सली कहकर बहुत सारे बच्चों का इनकाउंटर हुआ है, बहुत सारे बच्चों को मारा गया है, जो सवाल उठाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं। भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी दीदियाँ हैं जो मानती हैं कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म से आती हैं। देखिए दीदी, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान आप पे फोर्स नहीं कर सकता। संवैधानिक आपको अधिकार है कि आपको क्या मानना है, क्या जानना है ना। तो दीदी, मैं आप सभी को एक ही बताना चाहूँगा,
कि आप भी मरावी गोत्र बताती हैं, कुशराम गोत्र बताते हैं, उइके गोत्र बताते हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं वो गोत्र बताते हैं, और फिर उनकी शादी बराबर उन्हीं के समाज में से, उन्हीं के सरनेम से होती है। ऐसे ये जो आपकी व्यवस्था है ये कहीं मिलती है? देख लीजिए आप, कहीं मिलती होंगी। और ये ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है? बहुत सारी चीज़ें आपको तो पता है। आपने अपनी शादी में भी डेफिनेटली अपने समाज के संस्कारों को फॉलो किया होगा, है ना? क्योंकि हमारे पेनपुर का, हमारे जो दादा दादी हैं वो उसी को फॉलो करने को बोलते हैं, क्योंकि हमारा अलग लॉ है ना। तो ये सभी होने के बाद दीदी, अगर आपको ये लगता है कि आप उनकी व्यवस्था में हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन कि माइक पकड़ के समाज को उछालना अच्छी बात नहीं है। बड़ा वर्ग जो पढ़ा लिखा है वो इस मोमेंट में चल रहा है, और उस वर्गों को आप वहाँ से माइक लेके उछाल रही हैं, ये गलत बात है। तो इसीलिए पूरे कंसेप्ट को किसी ने नहीं समझा, और इस कंसेप्ट को ना समझते हुए इन चीज़ों को सामने उछाला गया। मैं सभी सगाओं से विनती करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे देखिए भड़क के भी बोल सकता था, लेकिन भड़कना मेरे स्वभाव में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो रहा है उस चीज़ पे बोला जाए, और इसलिए मैंने कुछ पॉइंट निकाले और मैं आपसे सीधा बात कर रहा हूँ। सगाओ, मेरी अगर बात आपके दिल तक पहुँच रही है तो इस बात पे गौर करिए। और दूसरी बात, यहाँ से अलग ब्रिद के द्वारा चेतावनी भी है कि फिर से मरकाम दादा का नाम और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नाम लेकर अगर आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं या कोई भी वक्तव्य करते हैं जो कि सूट ना हो, तो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज इसका विरोध ज़रूर करेगा। और इसलिए हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बाकी लोग जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ हैं और साथ बने रहेंगे। ये समाज के लिए पार्टी बनाई गई थी, जो मरकाम दादा का सपना था, और ये मरकाम दादा को हम बहुत आदर्श मानते हैं, तो इसीलिए उनका अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो सभी सगाओं से विनती है कि ऐसे शास्त्री जी बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। ऐसे शास्त्री जी आएंगे, टिप्पणियाँ करेंगे, आपके कल्चर पर बोलेंगे, पार्टियों पर बोलेंगे, सब चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आपको ये पकड़ के चलना है कि आप कौन हैं, आप मूलवंशी हैं, यहाँ के कोयतुर लोग हैं। तो अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज की पीढ़ी नहीं तो कल की पीढ़ी, कल की पीढ़ी नहीं तो उसके बाद की पीढ़ी ये सिद्ध करके रहेगी कि हम इस देश के मालिक हैं और हम पहले वंशज हैं। और अगर ये जिस दिन होता है तब उस दिन समझिएगा कि इतिहास पढ़ने वाली ये जो हम दोनों पीढ़ियाँ हैं, ये पीढ़ी का जो भी हमने कमाया है वो वहाँ पे लग जाएगा। चलिए सगाजन, मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी है, लेकिन एक वीडियो में हम नहीं बता सकते, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसी चीज़ों का हमें विरोध करते रहना चाहिए, क्योंकि अंदर का जो हमारा ज़मीर है, ऐसे विरोध नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। तो इसके लिए हमें संवेदनशील भी बन के रहना है कि अपने समाज के बारे में कोई और आवाज़ उठाता है, उंगली उठाता है, तो हमें बोलने का पूरा अधिकार है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।